बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम मैट्रिक एंड एफएससी। सबसे पहले हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चरर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर में से, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन KH2PO2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा +1। जब हम चैप्टर को थॉरोली देखेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए रूल्स बताऊंगी और फार्मूला बताऊंगी, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जस्ट आप लोग क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है? जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे उनमें क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? कौन सा हमारे पास ऐसी कौन सी स्पीशी थी जो कि एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करती है? तो ये आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विद pH इज इक्वल टू 10। तो इसका आंसर आपके पास आता है -0.591। ये BSc की बुक में से क्वेश्चन है। जब हम टॉपिक वहाँ से करेंगे तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट पे आ जाता है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिल्वर जो है, जो भी गिवन ऑप्शंस थे उनमें से सिल्वर जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपके पास जो भी ऑप्शंस थे उनमें से बेस्ट ऑप्शन था HCl। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन KH2PO2। तो ये आपके पास +1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, ये आपके पास रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मोल्टन KCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आइंस। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड जो है वो फ्री आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन दिस रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है 6 NaOH + 3 Cl2 इज चेंज इनटू 5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O। अच्छा, ये सेम यही क्वेश्चन ऊपर आया था, लेकिन वहाँ पे जो है पूछा हुआ था कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही थी और रिडक्शन भी। और यहाँ पे इक्वेशन आपको दे दी गई है और पूछा गया कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी। आप रिएक्टेंट्स की साइड पे देखें तो यहाँ पे जो है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखें तो NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, और NaClO3 में अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास -6 हो जाएगा। सोडियम का +1 है, तो 6 में से आप जो है वो 1 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो +5 आ जाएगा। तो ये आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो +6 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। यहाँ पे +6 आता है क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4। इसमें आपके पास आयरन का आप कैलकुलेट करेंगे +2 +3 में से क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऐसा यूनिट्स कौन से होते हैं? साइमंस मीटर स्क्वायर या फिर इसके इक्विवेलेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16, द सब्सटेंस कोटेड ऑन प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर। आयरन ऑक्साइड जो है उसकी कोटिंग की हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मल्डिहाइड इज 0। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट सप्लाइड कैथोड ऑफ फ्यूल सेल इज ऑक्सीजन। करंट कैरिड बाय चार्ज इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड इन विच सेल? डायफ्राम सेल। जी, क्वेश्चंस देखने के बाद अब हम अपने चैप्टर को थॉरोली देख लेते हैं। अच्छे से इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट पेपर्स वाले क्वेश्चन ही रिपीट हों। न्यू क्वेश्चन आ सकते हैं और मोस्टली चांसेस होते हैं कि न्यू क्वेश्चन ही आएँ, क्योंकि रिपीट तो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, हर एंगल से देखना होता है, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को, हर कंसेप्ट को हमने ग्रैब करना होता है।
क्योंकि पीपीएससी में जो है वो हम कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे या कौन से चैप्टर के कौन से पोर्शन में से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को कहती हूँ कि थॉरली पढ़ा करें, अच्छी तरह सारे टॉपिक्स को क्लियर किया करें, कोई भी डाउट ना छोड़ा करें। क्योंकि एमसीक्यूज़ में अगर हमें कोई डाउट रह जाए तो एमसीक्यूज़ में बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को 2 ऑप्शंस क्लियर होते हैं तो 2 ऑप्शंस में तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 2 ऑप्शंस में आप लोग फंस के रह जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती कि इन 2 में से कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। तो वो सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी किया करें। और क्वेश्चंस बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को समझ आए कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से किस तरह तैयारी करनी है, मतलब कि एक सही डायरेक्शन में हमने कैसे जाना है, ताकि जो है टाइम वेस्ट किए बगैर हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो और हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक और एफएससी से। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपके पास स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बताती है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें जो है बेसिकली हम कन्वर्जन देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन के यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आ जाते हैं और गैल्वानिक सेल्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और गैल्वानिक सेल वो होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इनकी डिटेल हम लोग देखेंगे। आगे आ जाता है जी रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। रिडॉक्स रिएक्शन के नेम से पता जा रहा है, मीन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मीन कि ऐसा केमिकल रिएक्शन या केमिकल सेल के अंदर जब किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन को हम बहुत से तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन में हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो माइनस का साइन मैंने लगाया ये रिमूवल के लिए लगाया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड डेफिनेशन हम कर सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हो सकती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास ये टोटल 6 डेफिनेशन हो गई हैं। अब आप रिडक्शन को जो है इसी के अकॉर्डिंगली रिवर्स करके मीन के इसका अपोजिट वे में जो है रिडक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे रिडक्शन को आप डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मीन किसी भी एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को यूजुअली जो है हम सेम मीनिंग्स में ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे आप वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, मीन कि ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन जो आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, और हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन एटम का +1 है। जो +1 है वो आपके पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन आप कंबाइंड फॉर्म में सम ले लें, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 हाइड्रोजन का होगा +2, तो +2 को हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 1, फ्री एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे हाइड्रोजन फ्री स्टेट में हो, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन 0, लिथियम 0, पोटाशियम 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेम एज चार्ज ऑन आइन। अगर कोई आइन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे आप हाइड्रोजन आइन की बात करें तो उसके ऊपर +1 चार्ज है, इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन
स्टेट भी +1 है, क्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3 एंड सल्फर -1। थर्ड रूल हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ए ग्रुप की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही है जो इनका ग्रुप नंबर होता है। मीन जैसे सोडियम जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये वाला एलिमेंट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो इसकी +2, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद फोर्थ रूल है हमारे पास कि हाइड्रोजन के लिए +1 होती है इसके सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे वाटर में इसकी +1 है, लेकिन -1 होती है इसके मेटल हाइड्राइड्स में, जैसे सोडियम हाइड्राइड है NaH, तो मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से सोडियम का +1 और हाइड्रोजन का चार्ज होगा -1, मीन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की नॉर्मली -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट सारे कंपाउंड्स के अंदर सिवाय ऑक्साइड्स के। ठीक है, ऑक्साइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑक्साइड्स जो हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, मीन के एक ऑक्सीजन एलिमेंट होगा और उसके साथ कोई और एलिमेंट हो सकता है कंपाउंड के अंदर, 2 एलिमेंट मीन ऑक्सीजन एंड वन अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी मीन 2 एलिमेंट्स उसमें होंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलावा एक और एलिमेंट होगा। ऑक्साइड्स के अलावा बाकी सारे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है। अब यहाँ पे ऑक्साइड्स मैंने लिखे हैं और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट और एग्जांपल्स लिखे हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स में बाकी कंपाउंड्स की तरह -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर आ जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। पर ऑक्साइड में -1 होती है, जैसे Na2O2, BaO2, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये पारऑक्साइड्स हैं। पारऑक्साइड्स में -1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन वाला पॉइंट अच्छे से याद कीजिएगा। सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 है, इसको -1/2 लिख सकते हैं या -0.5 लिख सकते हैं। और जैसे सुपर ऑक्साइड पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड है, तो इन सब में जो है वो -1/2 है। उसके बाद हम बात करें सब ऑक्साइड में, जैसे कार्बन सब ऑक्साइड है, तो सब ऑक्साइड कार्बन सब ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की वो -2 ही होती है। C3O2 जो है वो सब ऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। इसके अलावा 1-2 और कंपाउंड है, इनको अच्छे से याद रखें। ये यहाँ पे आप देखें तो फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड होगा तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी। मीन के फ्लोरीन जो है उसकी -1 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है उसकी +2 है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और O2F2 में यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक फ्लोरीन की -1, 2 की -2 हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन है तो एक की +1 और 2 की +2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन की -1 तो 2 की -2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की +2 हो जाएगी, एक ऑक्सीजन की +2 हो जाएगी OF2 में। और फ्लोरीन की हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनकी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो उनमें सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई आयन है तो उसमें सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है उस आयन के ऊपर जो चार्ज है उसकी इक्वल आएगा। जैसे SO4 नेगेटिव है तो इसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें तो आपके पास -2 आंसर आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब वाटर की बात करते हैं ना, तो वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट्स मीन के यहाँ पे हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1 हमें पता है, हमने रूल्स पढ़ लिए, +1 एक हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी। और इसके अलावा प्लस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो -2 करेंगे = 0 आ जाएगा, क्योंकि ये +2 एंड -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लेंगे तो वो आपके पास जो है वो इक्वल आएगा किसके, 0 के, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। इसके अलावा SO4 नेगेटिव की बात करें, SO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन के लिए हमने रूल पढ़ा था, इसकी -2 होती है, 4 ऑक्सीजन एटम हैं तो उनकी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगी, = -2 आंसर आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है,
है। अब सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के लिए हम x ले लेते हैं। अब x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो x माइनस 8 कर लें, ठीक है, और x माइनस 8 इज़ इक्वल टू -2 करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, -8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये यहाँ से जो है ये 8 दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। +8 जब हो जाएगा ये, तो आपके पास आंसर आएगा 8 में से आप 2 को माइनस करें, प्लस का 8 है माइनस का 2 है, तो प्लस का 6 आ जाएगा। मीन x इज़ इक्वल टू +6 आ जाएगा। मीन सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी, +6, तभी तो ऑन द होल आंसर हमारे पास -2 आ रहा है। यानी ऑक्सीजन की -8 आ रही है ना, और सल्फ़र की +6 आ रही है, तो आंसर जो है वो आपके पास -2 आ रहा है। मीन के आपके पास जो टोटल सम था एलिमेंट्स का वो इस चार्ज की इक्वल आ रहा है, जो आयन के ऊपर चार्ज था 2-, ठीक है। उसके बाद आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है Ba3PO4 ट्वाइस में से P की, और CSO4 में से S की, और Al2SO4 थ्राइस में से सल्फ़र की, और SO2 में से सल्फ़र की, और H2S में से सल्फ़र की, ठीक है। ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपके पास क्या आंसर निकल रहा है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम लिखते हैं तो हम साइन पहले लगाते हैं और नंबर बाद में लिखते हैं, लेकिन अगर हमने वैलेंसी को लिखना हो तो हम नंबर पहले लिखते हैं और साइन बाद में लगाते हैं, ठीक है। फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट साइन प्रीसीड नंबर लाइक +2, एंड फॉर वैलेंसी नंबर प्रीसीड साइन लाइक 2+। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को और रिड्यूसिंग एजेंट्स को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं, खुद रिड्यूस होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएंगे क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट जिनकी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, या जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं वो तकरीबन सारे आ जाते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, सिवाय कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एक्सेप्शन लाजमी याद रखा करें, एक्सेप्शंस जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल हम देखें तो आपके पास आ जाती हैं। सबसे पहले कंपाउंड्स की एग्जांपल देखें तो कंपाउंड्स में आपके पास ऑक्सीडाइजिंग बेस्ट जो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4, SO3, HNO3, ये जो सारे हैं ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनमें अगर आप सेंट्रल एटम को देखें, जैसे क्रोमियम है फर्स्ट वन में, K2Cr2O7 में क्रोमियम है, तो क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में, तो ये जो है यहाँ पे इसी वजह से ये कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। KMnO4 में मैंगनीज की +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट स्टेट है इसकी यहाँ पे। H2SO4 में सल्फर की +6, SO3 में सल्फर की +6, और HNO3 में नाइट्रोजन की +5। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एलिमेंट्स की एग्जांपल, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह हैं। तो ये भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे जिससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उसे ऑक्सीडाइज करवा देंगे। उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये ऑक्साइड्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और दूसरों को रिड्यूस करवाती हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो दूसरा जो भी हमारे पास दूसरी स्पीशी होगी वो इनके साथ रिएक्ट करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ये। और ज़्यादातर ये मेटल्स हैं या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मीन के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और मोस्टली जो है हम इनके लिए कोई और नेम भी यूज़ करते हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम रिडक्टेंट्स भी कह सकते हैं, रिड्यूसर्स भी कह सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम ऑक्सीडाइजर्स कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें आप रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके साल्ट्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है और इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड वगैरह। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे तब काम करेगा जब वो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे भी काम करती हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे भी, जैसे नाइट्रस एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सारे जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। इन दोनों टॉपिक्स को मैंने चैप्टर के बिल्कुल एंड पे कवर करवाना है, इसको फिलहाल स्किप कर दें। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उनको कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का दूसरा नेम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं इसे। अच्छा जी,
कंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्शन को हम सिंपल वर्डिंग में इस तरह से कह सकते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर से करंट के पास होने को ही हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किस वजह से होती है? आयंस की वजह से करंट पास हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में जो करंट के गुजरने का ज़रिया होते हैं वो आयंस होते हैं। मेटालिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी वजह से कंडक्शन होती है मेटल्स के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास साल्ट्स हो सकते हैं मोल्टन स्टेट में, फ्यूज स्टेट में, या फिर एक्वा सॉल्यूशन की स्टेट में, ठीक है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं इलेक्ट्रोलाइट की, और जो हमारे पास मेटालिक कंडक्शन है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयंस का ट्रांसफ़र होता है, मेटालिक कंडक्शन में मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो है इलेक्ट्रोड्स पे जाके आयंस डिस्चार्ज होते हैं। मेटालिक कंडक्शंस में आयंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होते कहीं पे भी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन जो मेटालिक कंडक्शन है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ज़्यादा फास्टली जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट होती है, तो इस वजह से वहाँ पे कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस को हम फर्दर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम? ऊपर मैंने आपको बताया भी कि एक्वस या मोल्टन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। वो आपके पास फ्यूज्ड साल्ट्स हो सकते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है किसी साल्ट का, जैसे सोडियम क्लोराइड का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लें, या फिर सोडियम क्लोराइड को आप फ्यूज्ड स्टेट में मीन पिघली हुई हालत में ले लें, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको आप कैटेगराइज करें तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में चेंज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं कुछ हद तक आयंस में चेंज होते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी आयंस में चेंज नहीं होते जब उनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं। और आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में CH3COOH, एस्टिक एसिड आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, और आपके पास लास्ट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बेंजीन और शुगर का सॉल्यूशन आ जाते हैं। उसके बाद आयनाइजेशन को डिफाइन करें तो किसी भी सब्सटेंस का अपने आयंस में स्प्लिट हो जाना जब उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएं तो, या फिर मोल्टन स्टेट में, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में अपने आयंस में अगर टूट जाए तो हम कहते हैं उसकी आयनाइजेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टर्म्स आ जाती हैं दो, एक आयनाइजेशन और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो आयनाइजेशन मीन आयनिक कंपाउंड का अपने आयंस में स्प्लिट हो जाना फ्यूज स्टेट में या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में। इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी करवाना, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दूसरा डिफरेंस का पॉइंट है कि आयनाइजेशन में इलेक्ट्रोड्स यूज़ नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है, मीन के एनोड और कैथोड की। और आयनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चलाने के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है कि आयंस को जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते आयनाइजेशन में, जबकि आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस में जो है वो आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। नेक्स्ट जी, इलेक्ट्रोलिसिस को हम दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम फ्यूज्ड साल्ट्स की करवा सकते हैं या फिर साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन की करवा सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम किसी फ्यूज्ड साल्ट में से करंट को पास करवाते हैं, मीन फ्यूज साल्ट, मीन के पिघली हुई हालत में हमने साल्ट ले लिया, हमने और कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं की, मीन के जब उसमें से हम करंट पास करवाएंगे तो वो जो हमारा साल्ट है वो कैटाइंस और अनाइंस में चेंज हो जाएगा। जबकि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने पानी में उसका सॉल्यूशन बनाया साल्ट का और फिर उसमें से हमने करंट पास करवाया है, तो वहाँ पे आपके पास साल्ट के तो कैटाइन और एनाइन होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वाटर के भी कैटाइन और एनाइन होंगे। मीन वहाँ पे दो तरह के कैटाइन आ जाएंगे और दो तरह के एनाइन आ जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि वाटर के H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी आ जाएंगे और हमारे साल्ट के भी कैटाइन और एनाइन आ जाएंगे। सेकंड, अच्छा जी, अब हम देखें इनमें क्या डिफरेंस है। तो जब हम फ्यूज्ड साल्ट में से करंट गुजारते हैं तो फ्यूज्ड साल्ट के जो कैटाइन और एनाइन हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। मीन के कैटाइन जो है वो कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा और एनाइन जो है वो एनोड पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली प्रिडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोडक्ट जो हैं वो ईजिली प्रिडिक्टेबल नहीं होते।
सेकंड आ जाता है हमारे पास कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होगी। नेक्स्ट आपके पास है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगा, इसमें भी फ्यूज साल्ट में भी एक्वा सोल्यूशन में भी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। लेकिन डिफरेंस क्या कहाँ पे आ जाता है कि जो आपके पास एक्वा सोल्यूशन है वहाँ पे आपके पास दो तरह के आयंस हैं, कैटाइन भी दो तरह के हैं, एनाइंस भी दो तरह के हैं। तो वहाँ पे कैटाइंस और एनाइंस के अंदर मीन दोनों कैटाइंस का आपस में कंपटीशन होगा कैथोड पे डिस्चार्ज होने का, और दोनों एनाइन का आपस में कंपटीशन होगा एनोड पे डिस्चार्ज होने का। मीन के अब वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा दोनों कैटाइन में से कौन सा कैटाइन डिस्चार्ज होगा और दोनों एनाइन में से कौन सा एनाइन डिस्चार्ज होगा। और जो बाकी बच जाएंगे आइंस मीन के एक एक कैटाइन और एक एनाइन तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बाकी जो एक कैटाइन और एक एनाइन बच जाएगा, ठीक है। वैसे जनरल आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं एक एक हो। तो जो एक एक बच जाएंगे उनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस, जो कि सोल्यूशन के अंदर ही रहते हैं। अच्छा जी, एक्वा सोल्यूशन के अंदर जो डिस्चार्जिंग का ऑर्डर है, आयंस की डिस्चार्जिंग का ऑर्डर, वो डिपेंड करता है मीन जो अभी मैं आपको कह रही थी कि कम्पीट करेंगे कैटाइंस और एनाइंस, तो ये डिपेंड करेगा उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर और उनके SRP के ऊपर, मीन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। तो जिस भी स्पीशी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें ये खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। मीन के वो जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऐसी स्पीशीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट होती हैं और वो रिड्यूस होना पसंद करती हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट होती हैं वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगे, मीन के वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करेंगे, वो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन पे, ये आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दो तरह के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और ये दो कैटेगरीज में हम इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वो सेल्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं, और वो सेल्स जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उनको गैल्वानिक या वोल्टिक सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, मीन कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनमें होते हैं। और जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं या वोल्टिक सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो इनमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, मीन ग्रेटर दैन जीरो होती है इसकी वैल्यू, और वोल्टिक सेल में हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस दैन जीरो, मीन नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, और गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है लेकिन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, इस पर रिडक्शन होती है। गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है और इस पर रिडक्शन होती है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी चाहे वो कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो या गैल्वानिक हो। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी चाहे कोई भी सेल हो, ठीक है। जस्ट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, और गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, ठीक है। और गैल्वानिक सेल में साल्ट ब्रिज को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साल्ट ब्रिज को यूज़ नहीं किया जाता। गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, केमिकल चेंज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। वहाँ पे केमिकल चेंज क्यों आ रहा होता है? इलेक्ट्रिकल करंट पास होने की वजह से वहाँ पे केमिकल चेंज आ रहा होता है, मीन कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा होता है, कोई ना कोई हमें केमिकल मिल रहा होता है, जैसे सोडियम की प्रोडक्शन करते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो हमारे पास गैल्वानिक सेल है ना, तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो कि खुद ब खुद हो रहे होते हैं, जिन्हें हम बाहर से जो है वो असिस्ट नहीं कर रहे होते, जिनको हम कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते यूजुअली, ठीक है। तो एग्जांपल हम देखें तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डाउन सेल, नेल्सन सेल, डायफ्राम सेल्स आ जाते हैं। नेल्सन सेल को ही डायफ्राम सेल्स कहते हैं। और गैल्वानिक सेल में आपके पास डैनियल सेल, जिसको जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं, निकल कैडमियम सेल्स आ जाता है, और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी आ जाती है, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ऑटोमोबाइल बैटरीज आ जाती हैं, टॉयज़ आ जाते हैं, कैलकुलेटर सेल्स वगैरह, ये सारी जो हैं वो आपके पास गैल्वानिक सेल में आ जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं उनके रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, उनको इरिवर्सिबल सेल्स भी कहते हैं, उनमें इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया जा सकता। गैल्वानिक सेल के रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मीन के उसमें आपके पास जब डिस्चार्जिंग हो जाती है तो दोबारा उसको चार्ज किया जा सकता है, इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है और इनको रिचार्ज किया जा सकता है।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास डाउन सेल आ जाता है। इसमें अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो हमने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखना है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह नहीं देखेंगे। हम जस्ट ये समझते हैं कि डाउन सेल जो है उसमें मोल्टन NaCl को लिया जाता है, मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, मीन के रिएक्टेंट के तौर पर या इनपुट के तौर पर लिया जाता है। और हमारे पास जो आउटपुट के तौर पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सोडियम मेटल है, ठीक है। डाउन सेल से प्रोडक्ट हमें सोडियम मेटल मिलती है पिघली हुई हालत में। और हम जो सोडियम क्लोराइड को ले रहे होते हैं इनपुट के तौर पर, तो उसमें हम एक फ्लक्स के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स। सोडियम क्लोराइड 40% लिया जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वहाँ पे लिया जाता है 60%। सो कैल्शियम क्लोराइड को लेने का मकसद ये होता है कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। फ्लक्स ऐसा कंपाउंड होता है जिसको यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। ये इसके आपके पास एग्जांपल हो गई। फिर आपके आ जाते हैं जी नेक्स्ट, एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है डाउन सेल में, और जो कैथोड होता है वो आयरन का होता है, ठीक है। ये डाउन सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम बात करते हैं गैल्वानिक सेल में। डैनियल सेल को देखेंगे। डैनियल सेल को जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। और डैनियल सेल में भी हम उसी तरह एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़े थोड़ा देखेंगे। तो इसमें हम जिंक को लेते हैं। जिंक जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है हमारे पास गैल्वानिक सेल में, जो कि आपके पास एनोड होता है। तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। और कॉपर जो है उस कॉपर को लिया जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे, ठीक है। और जो है कॉपर जो है वो आपके पास उसकी होगी रिडक्शन होगी, ठीक है। और आप जो आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है उसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, तो ऑक्सीडेशन मीन कि जिंक जो इलेक्ट्रोड है, जो रोड है, उसके ऊपर से जिंक के जो एटम्स हैं वो वहाँ से निकलेंगे रॉड में से, और वो सोल्यूशन में, जिंक के सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और मीन के जिंक के एटम्स निकलेंगे और वो चेंज होंगे Zn2 पॉजिटिव आइंस में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रॉड के ऊपर ही छोड़ जाएंगे। तो रॉड के ऊपर जो जिंक के एटम वहाँ से निकल निकल के सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रॉड के ऊपर छोड़ते जा रहे हैं। तो उसके नतीजे में यहाँ पे मैंने लिखा कि जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता जाएगा और जिंक का सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा। दूसरे केस में देखें तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या होगा, वहाँ पे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके सोल्यूशन में उसे डिप किया हुआ होगा। तो कॉपर के जो सोल्यूशन में जो आइंस हैं Cu2 पॉजिटिव आइन, जो कॉपर के इलेक्ट्रोड पे ये जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन को कॉपर के आइंस जो हैं वो वहाँ से ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर से Cu2 पॉजिटिव आइन जा रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव आइन बच जाएंगे, तो सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कॉपर का सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव होता जाता है। और जो ये सेल है इसका पोटेंशियल हमारे पास होता है 1.10 वोल्ट। कौन से सेल का, डैनियल सेल का, जिसे हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसका एनोड जिंक का होता है, कैथोड कॉपर का होता है। और इसकी हम अगर रिप्रेजेंटेशन को देखें तो हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे पास गैल्वानिक सेल होता है ना, उसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये एक हाफ सेल हो गया, ये दूसरा हाफ सेल हो गया। अब एक हाफ सेल जो हमारे पास है उसके अंदर हमने एक रोड डिप किया, मतलब यहाँ पे जिंक का रोड डिप किया, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमने फिल कर दिया। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसमें हमने, दूसरा जो हमारे पास हाफ सेल है उसमें हमने जो है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल कर दिया। मीन के उसको इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, बाहर से जो है हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे गैल्वानिक सेल के ज़रिए, यहाँ पे हम कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट करेंगे ना जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकें, करंट को देख सकें, करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं गैल्वानोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे यू शेप की उल्टी ट्यूब होती है यू शेप की, जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। साल्ट ब्रिज जो है वो दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट कर रहा होता है, और बाहर से जो है हम सर्किट के ज़रिए जो है वो गैल्वानोमीटर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। इसकी डिफ्लेक्शन, इसकी नीडल की जो है डिफ्लेक्शन के ज़रिए जो हम देख सकते हैं करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर किसी हम डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से, तो इसको आप सेल को रिप्रेजेंट करें तो अब आप देखें कि इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या है, जिंक है। जिंक का रोड लिया आपने, सॉलिड, इसके साथ एस लिखा, सॉलिड स्टेट में, ये इसका रॉड है। और आगे हम ये इस तरह लाइन लगाते हैं, उसको जिंक को उसके आइंस के सोल्यूशन में डिप किया था, ठीक है। तो जिंक के रॉड के ऊपर से मैंने कहा था कि एटम जो है वो निकल के सोल्यूशन के अंदर जाएंगे, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और Zn2 पॉजिटिव आइंस बनते जाएंगे, और वो एक्वस मीन के सोल्यूशन, वाटर में जो उसका सोल्यूशन है उसके अंदर जाएंगे। आगे 2 लाइन्स लगाएंगे। ये जो 2 लाइन्स हैं ये आपके पास
साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। यहाँ पे ये साल्ट ब्रिज आ गया। फिर हम देखें तो यहाँ पे हमने कॉपर का जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन लिया था, 1 मोलर कॉपर सोल्यूशन, एक्व सोल्यूशन लिया, और आगे जो है एक लाइन लगाएंगे और इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, तो Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो Cu में चेंज हो रहे हैं, मीन न्यूट्रल कॉपर में चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो यहाँ पे रिडक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम जो लेफ्ट साइड पे शो करते हैं वो ऑक्सीडेशन और जो राइट साइड पे शो करते हैं वो रिडक्शन, आर से राइट और आर से रिडक्शन, तो ये राइट साइड पे रिडक्शन वाला हाफ सेल जो है वो हम शो करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर हम बात करते हैं साल्ट ब्रिज के फंक्शंस की। तो जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, बहुत ही सिंपल बातें हैं, मैं रीड करके बता देती हूँ। ये चार्ज अकमुलेशन को प्रिवेंट करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सॉल्यूशंस की। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो दो आपके पास रॉड हैं, दोनों रॉड्स के ऊपर जो है वो अपोजिट चार्जेस आते जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन के अंदर भी अपोजिट चार्जेस इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो उन चार्ज को आप ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि सेल की वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो और सेल जो है वो काम करता रहे। तो उसके लिए जो है साल्ट ब्रिज को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा साल्ट ब्रिज का काम होता है कि वो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता, दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेल रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम हासिल करने में मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेकंड एग्जांपल हमारे पास नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल किया जाती है। डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल जो है, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसमें रिएक्टेंट कौन से होते हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। रिएक्टेंट या इनपुट के तौर पे हम ब्राइन सोल्यूशन को लेते हैं। ब्राइन मीन के जो सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, 30% एक्वस सोल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन कहते हैं। इसको इनपुट के तौर पे लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जो है वो आउटपुट के तौर पे हमें मिलता है। मतलब नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल में कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रियल स्केल पे। ठीक है, इसमें एनोड ग्रेफाइट या टाइटेनियम का होता है, कैथोड जो होता है वो आयरन का होता है, और एनोड पे हमें क्लोरीन गैस हासिल होती है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। और जो सोल्यूशन के अंदर स्पेक्टेटर आयन बच जाते हैं वो आपके पास सोडियम आयन बच जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बच जाते हैं, वो दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लेते हैं। तो इस तरह से कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, और पास्ट में जो है वो कास्टनर कैलनर सेल्स यूज़ किए जाते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अब ये बैन हो गए हैं क्योंकि इनमें मरकरी को यूज़ किया जाता है और जो मरकरी है वो डेंजरस है, तो इस वजह से अब उनको यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा जी, किसी भी इलेक्ट्रोड की ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब हम उसको उसी के आयंस के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है। ठीक है, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो जैसे हमने ऊपर जिंक की बात की थी, जिंक का एक हाफ सेल बनाया था, एक कॉपर का हाफ सेल बनाया था। तो जिंक की ये टेंडेंसी थी कि जिंक के आयन जो है वो रोड में से निकल के सॉल्यूशन में जा रहे थे Zn2 पॉजिटिव आयन की सूरत में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करते जा रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड के ऊपर लूज़ करते जा रहे थे। ठीक है, इसी तरह हमने कॉपर की बात की थी ना, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था उसकी ये टेंडेंसी होती है, कॉपर के इलेक्ट्रोड को जब उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो जो कॉपर के आयंस होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है नेचुरल, Cu2 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करते हैं। तो वहाँ पे जो है हमारे पास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता जाता है और सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ना, तो सल्फाइड आयंस जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर रहेंगे, SO4 नेगेटिव आयंस। तो इस वजह से सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में जो है आपके पास इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब उसको उसके आयंस के सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, मीन या तो वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है या रिड्यूस होना पसंद करता है। तो उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, वहाँ पे जो चार्जेस का डिफरेंस डेवलप होता है, मीन के सॉल्यूशन में और चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, और तो वहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है,
और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लें, मीन टेम्परेचर को 298 केल्विन रखें यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर को 1 atm रखें और कंसनट्रेशन 1 मोलर रखें, तो फिर हम कह सकते हैं कि उस जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। मीन के इन कंडीशंस पे अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि उसका वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम एक छोटा सा दायरा लगा देते हैं पोटेंशियल के ऊपर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को ई से शो करेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल या एक नॉट लगा देंगे, ठीक है, ई नॉट। फिर आपके पास आ जाता है जी पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है। पोटेंशियल डेवलप होता है चार्जेस की सेपरेशन की वजह से, और उसके नतीजे में फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जिंक वाला जो हाफ सेल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी तो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा। कॉपर वाला जो हाफ सेल है उसमें रिडक्शन हो रही है तो वो रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा। तो इसी तरह आपके पास आप उसको जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई ऑक्सीडेशन से शो करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई नॉट ऑक्सीडेशन से शो करेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल को ई रिडक्शन से। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं तो ई नॉट रिडक्शन, मीन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा नेक्स्ट ये थोड़ा हायर लेवल का कंसेप्ट है, बीएससी लेवल का, कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में जो सोल्यूशन प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपने साइन ये ऐसे लगाना है, सोल्यूशन प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के केस में हम बात करेंगे तो रिडक्शन हाफ सेल के अंदर जो है वो आपके पास ये कंडीशन होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन सोल्यूशन प्रेशर। उसके बाद हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो होता है उसमें जो रॉड का वेट होता है वो डिक्रीज़ होता है और रिडक्शन हाफ सेल में जो रॉड का वेट है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन हाफ सेल में आपके पास सोल्यूशन के अंदर से Cu2 पॉजिटिव आइंस निकल के जा रहे थे और वो जाके रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहे थे, मीन के वहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहे थे, वहाँ पे चिपकते जा रहे थे। तो ये आइंस ऊपर जाते जाएंगे तो ये आपके पास रॉड जो है उसका वेट बढ़ता जाएगा, वो साइज़ में इंक्रीज़ होता जाएगा। जबकि दूसरे केस में जिंक वाले केस में हम देखें जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी तो जिंक के आइंस यहाँ से निकल के सोल्यूशन के अंदर आ रहे थे, तो आइंस यहाँ से निकलते जाएंगे तो ये जो है आप कह लें कि ये जो हमारे पास रॉड है ये पतला होता जाएगा, ये इस तरह जो है वो कम होता जाएगा, इसका मैस कम होता जाएगा, जैसे किसी चीज़ ने बाहर से खा लिया हो। तो इस तरह होते होते जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, तो एक गैल्वानिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है और वहाँ पे हम दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल को प्लस करके ऐड करके वहाँ पे हम सेल का पोटेंशियल, पूरे सेल का पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू एनोड पोटेंशियल प्लस कैथोड पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आयोपैक सिस्टम के मुताबिक, IUPAC के सिस्टम के मुताबिक जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के। मीन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं, जस्ट प्लस और माइनस के चार्ज के लिहाज से जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये आपके पास अगर +2 है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, तो आप उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो -2 होगी, ठीक है, याद रखिएगा, साइन चेंज होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ठीक है, दोनों जो है दोनों में साइन चेंज करना होगा। और इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बन जाएगी ना। अब आप देखें ना, यहाँ पे हम दोनों को रिडक्शन के केस में IUPAC के सिस्टम में हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही हम लेते हैं सारे पोटेंशियल्स को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को भी रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से ही जो है हम अरेंज करते हैं, सारे एलिमेंट्स को, सारे जो स्पीशीज़ हैं उनको जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से जो है वो अरेंज किया जाता है एक सीरीज़ में, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो हमने इस इक्वेशन को, जो ऊपर इक्वेशन हमने देखी थी ना जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ले रहे थे, इसको हमने रिडक्शन की टर्म में लेके आना है। तो हमने ये चीज़ समझी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम ऊपर ऑक्सीडेशन की जगह पे रिडक्शन पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, तो आप जो है ये माइनस वाली टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर ले जाएं, ठीक है, और प्लस वाली को इधर, जस्ट इन दोनों को रिप्लेस कर दें। तो जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जो पहले ही रिडक्शन था, मीन के जो आपके पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही थी ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया और माइनस के साथ जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है वो राइट साइड पे आ गया। तो आपके पास न्यू इक्वेशन जो बन गई, न्यू इक्वेशन, तो वो आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ये इस तरह आपके पास ये फाइनल इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम मोस्टली सेल के पोटेंशियल
पोटेंशियल को मेजर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे भी और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे भी। स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने आपको पहले बता दी, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कंसनट्रेशन 1 मोलर। अच्छा, उसके बाद जी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर हम मेजर करते हैं ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो हम दो तरह के जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मेजर कर सकते हैं या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड की मदद से मेजर कर सकते हैं, और ये कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो शी है, जो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो गैशियस इलेक्ट्रोड है, तो गैसेस जो हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर हमने किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो फिर हमने नर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेना होता है, और ये आपके पास पास पेपर्स में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने ऊपर अभी बताए थे, वो इसी इक्वेशन के ज़रिए हम कैलकुलेट करेंगे जब हम देखेंगे इसको डिटेल में बीएससी के लेक्चर्स में, ठीक है। जब हम बीएससी वाला स्टार्ट करेंगे ना, ये चैप्टर सेम बीएससी से करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। फिर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं जी। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आईयूपैक्स सिस्टम 0.00 है, ठीक है। ये एक गैशियस इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसमें प्लाटिनम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पे। इसके अलावा प्लाटिनम हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को अटेन करने में, ठीक है। हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में जो हाइड्रोजन है और जो H+ आइंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए प्लाटिनम जो है वो रोल प्ले करते हैं। आप कह लें कि एक किस्म का कैटलिस्ट के तौर पे इसने काम करना है। इट काजेज इलेक्ट्रोड रिएक्शन टू अकर रैपिडली, इसने इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को फास्टली करवाना होता है प्लाटिनम ने। और ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम किसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके हम गैल्वानिक सेल इस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे ये एनोड के तौर पे भी काम कर सकता है, कैथोड के तौर पे भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि जिस इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल मेजर करने जा रहे हैं उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली शी ने जो है वो या तो एनोड के तौर पर एक्ट करना है या फिर कैथोड के तौर पर एक्ट करना है, ठीक है। और फिर जो सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ये वो यूज़ की हुई है यहाँ पे। और शी का तो आपको पता है पोटेंशियल 0 होता है, तो इस वजह से जो सेल का पोटेंशियल होगा वो वही होगा। जो सेल का पोटेंशियल निकल के आएगा वो आपके पास वही होगा जो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है। के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम इस इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं। सेल पोटेंशियल जो आपके पास आंसर आ जाएगा वही हमारे पास उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा जो हम मेजर करने जा रहे थे। इसके अलावा साइन जो है उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। साइन मस्ट बी डिसाइडेड बाय कन्वेंशन। द प्रेजेंटली एक्सेप्टेड कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टॉकहोम 1953 इज़ स्टैंडर्ड electrode potential standard cell potential is positive if left electrode get negative sign। अगर आपके पास लेफ्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे जिंक के केस में हमने देखा था ना, तो हमारा वो लेफ्ट इलेक्ट्रोड था तो उसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आता जा रहा था, तो IUPAC के अकॉर्डिंग 1953 में जो उन्होंने हमें बताया एक रूल समझ लें कि सेल का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव कब होगा, अगर आपके पास लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव साइन हासिल कर ले और राइट इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव साइन आ जाए, यानी स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर सेल का पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे जिंक के केस में आप देखें तो जिंक का जो पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो है वो जिंक की ऑक्सीडेशन होती है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 होगा, लेकिन हम माइनस में यहाँ पे क्यों ले रहे हैं वैल्यू, क्योंकि हमने रिडक्शन इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल के ज़रिए ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेल्स को, अपने इलेक्ट्रोड्स वगैरह को। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूजुअली यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिख लिया, और कॉपर का होता है +0.34 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसको हम डिफाइन करें, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मीन रिडक्शन मोड में जब हम इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इसके सलाइन फीचर्स देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, तो आपके पास आ जाते हैं जो इलेक्ट्रोड्स को हम अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हम कर सकते हैं। मेन जो यहाँ पे फोकस वाली बात है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड्स बिलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम शी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं जो आपके पास हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होते हैं या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे प्रेजेंट होते हैं, और जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। व्हेन एनी टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सेल, जब दो इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है और एक सेल बनाया जाता है, करंट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रोड ऑफ लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो करंट जो है वो लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, और आपके पास सेल पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। अच्छा जी, इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं कि जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और एक गैल्वानिक सेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो करंट जो है वो फ्लो करता है कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ। करंट हमेशा फ्लो करेगा उस इलेक्ट्रोड से जिसका लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जिसका हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और सेल का पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। फिर एप्लीकेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो पहली एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। मीन कि इस सीरीज से हमें पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स मीन कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि जिंक कॉपर सेल में हमने देख लिया, बहुत बार देख लिया, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे पास सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो इट्स मीन कि वहाँ पे जो है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे रिएक्शंस, ठीक है। जैसे आप कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दें और जिंक की रिडक्शन करवा दें, ठीक है, तो ये आपके पास उलट हो गया ना। तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी तो नहीं थी कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की और जिंक की रिड्यूस होने की, नेचुरल टेंडेंसी तो उनकी ये वाली थी कि जिंक ने जो है वो ऑक्सीडाइज होना है और कॉपर ने रिड्यूस हो जाना है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो फिर आपके पास जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जो भी रिएक्शन होंगे वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद दूसरी बात जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है वो सेल वोल्टेज का पता चलता है। सेल वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम सम कर लें, यानी कि उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ले लें, ठीक है। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर लें तो आपके पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा। उस थर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, यानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का पता चलता है हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम टेंडेंसी मैयर कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगे, कौन से रिड्यूस, या फिर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करेंगे और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करेंगे। अच्छा जी, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उनमें ये ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे ना तो खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा देंगे। और ज़्यादातर जो है नॉन मेटल्स जो हैं वो ये काम करते हैं, और ऐसे मेटल्स जो कि शी से बिलो प्रेजेंट हैं वो भी उनका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर और प्लैटिनम वगैरह हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +2 और +2 में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और वो स्पीशीज़ जिनका नेगेटिव, जिनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है या फिर नेगेटिव है, उनमें कम होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। मेटल्स हैं ज़्यादातर जो कि शी से अबव प्रेजेंट हैं, जैसे लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम वगैरह, ठीक है। तो ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं। उसके बाद जी रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, ईज टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। रिएक्टिविटी मीन ईज टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, मीन कि कोई भी मेटल जो है कितने ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। अच्छा जी, मेटल्स की रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए जब हम मेटल्स का स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। और अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी को एसिड के साथ रिएक्ट करके चेक करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करती हैं ईजीली और पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। जैसे हम जनरल रिएक्शन देखें तो मेटल, वाटर यानी स्टीम, तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। और अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जो गैसेस इजीली जो मेटल्स इजीली जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दें तो वो आपके पास जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये भी इनकी पहचान हो गई और ये भी हो गई कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करती हैं, ठीक है, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ऐसी मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं
ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बिलो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं विद डिफ़िकल्टी। कॉइनेज मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वगैरह, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तभी तो इनको फिर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा जो है इनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन में से दूसरी मेटल डिस्प्लेस कर सकेगी या नहीं, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो रिप्लेस कर सकती हैं उन मेटल्स को जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बिलो प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उनसे जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे प्रेजेंट होती हैं। मीन के ऊपर वाली मेटल जो है वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर सकेगी। जैसे आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर सकती है कॉपर को, और जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसको हम आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आयरन जो है उसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालें तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर देना है, आयरन सल्फेट बना देना है, और कॉपर आयंस की फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन में रह जाएगी। और जिंक का मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इनकी पोजीशन क्या है। वो मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर प्रेजेंट है वो नीचे वाली सारी मेटल्स को रिप्लेस कर सकती है। उसके बाद जी क्रोजन आ जाती है। क्रोजन क्या है? स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड क्रोजन। और सराउंडिंग मीडियम आपके पास मॉइस्चर और एयर हो सकती है, ठीक है। स्लोली और कंटिन्यूसली किसी भी मेटल का ख़राब होते जाना, यानी कि बिल्कुल उसका, जैसे हम लोहे को जंग लगना देखते हैं, हम मोस्टली नोटिस करते हैं, तो लोहे को जंग लग जाता है तो वो जो है वो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। लोहे की जंग को या क्रोजन, उसकी क्रोजन जो है लोहे की, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है रस्टिंग, क्योंकि उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है क्रोजन के बाद, आयरन की क्रोजन के बाद, उसका नेम होता है रस्ट। तो इस वजह से उसके लिए रस्टिंग की टर्म यूज़ की जाती है आयरन क्रोजन के लिए, ठीक है। या फिर हम क्रोजन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हार्मफुल and undesirable reaction of metals with when exposed to atmosphere or chemical agents like water is called corrosion। अच्छा, all metals corrode except noble metals। सारी मेटल्स की क्रोजन होती है सिवाय नोबल मेटल्स के, जिनको हम हापा मेटल्स कह सकते हैं, HAPA हापा, ठीक है। इसमें आपके पास मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड हैं, इनकी क्रोजन नहीं होती। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, आयरन की जो क्रोजन है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं रस्टिंग। फाइनल प्रोडक्ट इसमें रस्ट होता है। रस्टिंग या क्रोजन जो है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन हमारे पास मॉइस्चर और एयर हैं, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं डेफिनेशन के अंदर। अच्छा जी, रस्टिंग जब होती है तो रस्टिंग के प्रोसेस में एक बनता है एनोडिक रीजन और दूसरा बनता है कैथोडिक रीजन, क्योंकि वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं। एनोडिक रीजन कौन सा पार्ट होता है आयरन के पीस का? वो पार्ट जहाँ पे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बन जाता है एनोडिक रीजन। और आपको पता है एनोडिक रीजन में ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। कैथोडिक रीजन वो होता है जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वहाँ पे रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन होती है एनोडिक रीजन में, और आयरन की सरफेस जो है वहाँ से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। Fe2 पॉजिटिव आइंस जो हैं वो सरफेस में से निकलते जाते हैं, तो वहाँ से जो है वो आयरन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूसली जो है वो सरफेस में से लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं Fe2 पॉजिटिव आइंस। रस्ट जो है उसका फार्मूला क्या है? Fe2O3.NH2O, ये रस्ट का फार्मूला है। ये ब्राउन कलर का प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, और ये फर्दर क्रोजन को नहीं बचा सकता। और जब तक कि पूरा का पूरा पीस जो लोहे का है उसको जंग लग जाए और बिल्कुल वो ख़राब हो जाए, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक आयरन का पीस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक आयरन का पीस है, पीस ऑफ आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ पे मॉइस्चर की एक लेयर है, मॉइस्चर और एयर की एक लेयर है, लेयर ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, जो कि डॉटेड लाइन से मैंने शो कर दी थी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो वाली साइड है इस आयरन के पीस की जहाँ पे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट साइड पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखें कि यहाँ पे किस तरह जंग लगेगा। सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, मॉइस्चर भी है, एयर भी है, कुछ एरिया में कम ऑक्सीजन है, कुछ में ज़्यादा ऑक्सीजन है, लोहा भी मौजूद है, सब कुछ है। तो अब यहाँ पे जो है वो जंग कैसे लगेगा? जिस साइड पे कम ऑक्सीजन है उसको हम कहते हैं एनोडिक रीजन, जिस साइड पे ज़्यादा ऑक्सीजन है उसको कहते हैं हम कैथोडिक रीजन, ठीक है। अब होगा क्या? एनोडिक रीजन, एनोड वाली साइड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड वाली साइड से लोहे की सरफेस के ऊपर से आयरन जो एटम्स हैं, 2 एटम्स जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे
और वो 2Fe2 पॉजिटिव आइंस की सूरत में जो है वो मॉइस्चर और एयर वाली लेयर में चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ से सरफेस से निकल गया Fe2 पॉजिटिव आइंस, 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लेफ्ट कर दिए वहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉइस्चर और एयर भी थी, तो मॉइस्चर और एयर में कौन सी चीज़ें होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी, वाटर भी होगी, मॉइस्चर की वजह से वाटर भी होगा, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देना है और फिर उसने फर्दर आइंस में स्प्लिट होना है, तो 4H पॉजिटिव आइन और 2CO3 2 नेगेटिव आइन, 2 कार्बोनेट आइन और 4 हाइड्रोजन आइन बनेंगे। यहाँ से जो है जो हाइड्रोजन आइन है वो अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे किस तरह से कि ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकले थे जहाँ पे आयरन के सरफेस के ऊपर से, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो ऑक्सीजन और 4H पॉजिटिव आइन मॉइस्चर में से आए, इन तीनों ने आपस में रिएक्ट किया और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। अब कैथोडिक रीजन जो है उसमें रिएक्शन हो गया, एनोडिक रीजन में क्या हुआ, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई और कैथोडिक रीजन में यहाँ पे ये रिडक्शन का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को दोनों को अलग-अलग देखें तो यहाँ पे एनोडिक रीजन वाली साइड पे ऑक्सीडेशन हुई, 2 आयरन के एटम्स थे, उन्होंने 2Fe2 पॉजिटिव आइंस में वो चेंज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लेफ्ट किए। कैथोडिक रीजन में ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन 4H पॉजिटिव मिलके वाटर बनाए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए। ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से हम लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास जो ऊपर दोनों रिएक्शंस थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों रिएक्शंस में आपके पास प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2Fe यहाँ पे आ गए, 2 आयरन के एटम्स आ गए, इधर रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन आ गई, 4H पॉजिटिव ये भी हमने यहाँ पे लिखा। फिर प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाएँ, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2Fe2 पॉजिटिव आइंस और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया, ठीक है। और ये इस रिएक्शन में जो 2 Fe पॉजिटिव आइंस हैं, ये आयरन के आइंस जो हैं फर्दर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ, किस तरह से 4Fe2 पॉजिटिव आइंस जो हैं ये 3O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, 2Fe2O3 बनाएंगे, ठीक है। फर्दर इसने Fe2O3 ने वाटर के N मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करना है और Fe2O3.NH2 बना देना है, जो कि हमारे पास रस्ट है, जो कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। या फिर हम इस रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस N प्लस 2 वाटर इज चेंज इनटू 2Fe2O3.NH2, ये आपके पास रस्ट का फार्मूला है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखें सिल्वर एंड इट्स एलाइज। सिल्वर अगर प्योर फॉर्म में हो तो ये बहुत फाइन सिल्वर होती है, इसको फाइन सिल्वर या प्योर सिल्वर कह सकते हैं। बहुत सॉफ्ट और मेलिएबल होती है सिल्वर अपनी प्योर फॉर्म में, इस वजह से इसको इसी तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ हम और मेटल्स की मिक्सिंग करते हैं और फिर उसको फिर हम यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक चल सके, ज़्यादा ड्यूरेबल हो, ठीक है। स्टर्लिंग सिल्वर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्टर्लिंग सिल्वर ऐसी सिल्वर है जिसमें सिल्वर 92.5% हो और कॉपर या फिर कोई और मेटल जो है वो 77.5% तक मौजूद हो, तो इनका ये जो एक अलाय बन जाता है इसको हम स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। सिल्वर का जो टार्निशिंग या डलिंग इफेक्ट है वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ़र मौजूद है, सिल्वर ने उसके साथ रिएक्ट कर लेना होता है एम्बिएंट एयर में सल्फ़र और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी की वजह से, तो इसकी डलिंग या टार्निशिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्रोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए हम क्रोजन से बच सकते हैं और एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा जाती है, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कौन सी मेटल्स हैं जिनकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिनको मतलब कि हम जिनकी तह चढ़ाते हैं हम दूसरी मेटल के ऊपर, जिंक, टिन, सिल्वर और क्रोमियम वगैरह। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे नोट्स के अंदर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाली जो लिस्ट है, वो जो सीरीज़ है वो ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं लास्ट में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करती हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को फ़्लो के साथ देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। क्रोजन से कैसे बचा जा सकता है? फिज़िकल मेथड से भी क्रोजन से बचाव मुमकिन है और केमिकल मेथड्स के ज़रिए भी। तो अब हम इन मेथड्स को देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िज़िकल मेथड्स, रिमूव स्टेन्स। अगर हम दाग धब्बे वगैरह ख़त्म कर देते हैं आयरन की सरफेस के ऊपर से, क्योंकि ये जो स्टेन्स वगैरह होते हैं ये वो जगह होती हैं जहाँ से क्रोजन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्टेन्स को रिमूव करके फ़िज़िकल मेथड हो गया। दूसरा फ़िज़िकल मेथड है पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑयल्स और ग्रीसेस वगैरह, क्योंकि जो सराउंडिंग मटेरियल होता है ना वो अटैक करता है जब सरफेस के ऊपर, तो अगर सरफेस के ऊपर कोई स्टेबलाइज़र मौजूद होगा, पेंट्स वगैरह में स्टेबलाइज़र्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस को, मीन के वो अटैक को बचाते हैं, अटैक से बचाते हैं। मॉइस्चर या एयर वगैरह जो है वो अटैक नहीं कर सकते। अलाइंग है थर्ड मेथड, मेटल का मिक्सचर बना लेना। एक मेटल को किसी मेटल के साथ या मेटल को किसी नॉन मेटल्स के साथ मिक्स कर दें तो वो इम्प्योर फॉर्म में जो मेटल होती है उसकी क्रोजन के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। स्टेनलेस स्टील है जैसे, इसमें आयरन और क्रोमियम या फिर निकल, इनका ये मिक्सचर होता है।
मेटेलिक कोटिंग की बात करें, थर्ड मेथड है, फोर्थ मेथड है फिजिकल मेथड्स में मेटेलिक कोटिंग फॉर आयरन प्रोटेक्ट मेटल्स आर यूज्ड। आयरन के लिए प्रोटेक्टिव मेटल्स की कोटिंग कर दी जाती है फिजिकली, ठीक है, जिंक, टिन, क्रोमियम, सिल्वर वगैरह। अच्छा, जिंक कोटिंग जो है ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज़ किया जाता है जिसे हम गैल्वनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। जिंक कोटिंग का दूसरा नेम है गैल्वनाइजिंग। आयरन शीट ली जाती है, उसको हीट किया जाता है, उसको मोल्टन सिल्वर क्लोराइड के बाद के अंदर डिप किया जाता है, फिर उसको रोल किया जाता है मोल्टन जिंक के अंदर और एयर कूल्ड किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास आयरन की शीट के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाती है फिजिकली, ठीक है। ऐसे हम गैल्वनाइजिंग या जिंक कोटिंग कहते हैं। एडवांटेजेस का ये होता है कि जिंक जो है वो प्रोटेक्ट करती है आयरन की सरफेस के ऊपर रस्टिंग के अगेंस्ट, और इसके अलावा अगर जिंक की कोटिंग जो है वो रिमूव हो जाए तो तब भी जो है क्रोजन नहीं होती, तब भी रस्टिंग नहीं होती आयरन की। जिंक कोटिंग के बाद है हमारे पास टिन कोटिंग। आयरन की शीट को मोल्टन टिन बाथ के अंदर डिप किया जाता है, हॉट रोलर्स में से पास किया जाता है, कूलिंग की जाती है, तो इस तरह से टिन की कोटिंग हो जाती है आयरन की शीट के ऊपर। ड्रॉबैक क्या है इसका? वंस कोटिंग इज डैमेज्ड, गैल्वानिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड एंड आयरन रस्ट मोर रैपिडली। टिन कोटिंग जो है वो ज़्यादा जो है आप कह लें कि प्रोटेक्ट तो करती है आयरन की सरफेस को, लेकिन जब तक वो ऊपर से प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो डैमेज नहीं होती। अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग डैमेज हो जाए तो फिर जो है वो ज़्यादा रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ये डेंजरस है। फिर आ जाते हैं हम केमिकल मेथड्स की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं इसको, मेटालिक कोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या करते हैं, मेटल को क्लीन किया जाता है सैंड से और फिर उसे वॉश किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, फिर वाटर से वॉश किया जाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया जाता है और फिर फर्दर जो है आगे प्रोसीजर देखेंगे हम। मेटल्स टू बी डिपॉजिटेड इज़ यूज्ड एज एनोड। अच्छा, जिस मेटल को डिपॉजिट हमने करवाना है उसको एनोड के तौर पे लिया जाता है और सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और उसी मेटल्स के आयन के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक सेल देखें तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो उस ऑब्जेक्ट का है जिसके ऊपर हमने तय चढ़ानी है, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है। अब हमने कहा था कि जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करवाना है उसका एनोड बनाना है, ठीक है। सिल्वर का हमने एनोड बनाया क्योंकि सिल्वर की तय चढ़ानी है हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसका एनोड बनाया और इसी सिल्वर के आयंस का ही सोल्यूशन यहाँ पे हमने फिल किया, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उसका एक बस सोल्यूशन फिल किया यहाँ पे और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, करंट पास करवाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं ना हम लोग। तो फिर हमारे पास क्या होगा, सिल्वर ने आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में जाना है और फिर डिपॉजिट हो जाना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर हमने तय चढ़ानी थी, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, सिल्वर के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, Ag पॉजिटिव आयंस में जाएंगे, कैथोड पे Ag पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Ag एटम्स की फॉर्म में ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। आउट ऑफ अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपके पास सिल्वर आयंस भी होंगे सोल्यूशन में, नाइट्रेट आयन भी होंगे, और वाटर भी है तो H पॉजिटिव आयन भी होंगे, OH नेगेटिव आयन भी होंगे। अब यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा आयंस का कि कौन से आयन डिस्चार्ज हों, तो नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सल आयन और सिल्वर, इन तीनों में अगर हम कंपटीशन देखें तो यहाँ पे सिल्वर जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज इट हैज़ लोएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी ने ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इस वजह से इन दोनों के बजाय जो है वो सिल्वर ने जाके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट होते जाना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो उस सीरीज़ में आपने उसको एज इट इज़ याद कर लेना है। वैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की और उसमें काफ़ी अच्छी ट्रिक भी बताई थी उसका, बल्कि वो पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर की मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई थी उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं यहाँ पे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से चेक कर लेनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाली वीडियो। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको और याद भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 बार आप लोग देखेंगे उसको और फिर 2-3 बार आप लोग ख़ुद बनाएंगे, पेपर पे लिखेंगे या किसी वाइट बोर्ड वगैरह पे लिख लीजिएगा, उसको आप 3-4 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद दूसरे तरफ हम कैटाइंस की बात करें तो H पॉजिटिव आइंस, Ag पॉजिटिव आइन, इन दोनों में कंपटीशन होगा तो Ag पॉजिटिव आइन जो है इसने रिड्यूस होना है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आइन की निस्बत ज़्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसने रिड्यूस होना होता है, ठीक है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसने ऑक्सीडाइज होना है। तो यहाँ पर सिल्वर न्यूट्रल एटम और यहाँ पर सिल्वर आइंस।
अच्छा ये सिल्वर की प्लेटिंग जो है वो टेबल वेयर्स के लिए कटलरी और ज्वेलरी वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, सेम उसी तरह हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे एंटीमोनियल लेड लेंगे और एनोड जो है उस पर हाइड्रोक्सल आयन ने वाटर में चेंज होना है, ऑक्सीजन गैस 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन पिक करने हैं, क्रोमियम न्यूट्रल एटम्स में चेंज हो जाना है। OH नेगेटिव आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, SO4 नेगेटिव आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इस वजह से OH नेगेटिव आयन ने ऑक्सीडाइज होना है। H पॉजिटिव आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, Cr3 पॉजिटिव आयन का कम है, इस वजह से Cr3 पॉजिटिव आयन ने रिड्यूस हो जाना है ड्यू टू ग्रेटर कंसनट्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और भी आ गया कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हमें ना पता चले तो फिर हम कंसनट्रेशन की टर्म भी देख सकते हैं। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं, SRP भी और कंसनट्रेशन भी। तो यहाँ पे क्रोमियम की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होगी, इसी वजह से क्रोमियम ने यहाँ पे रिड्यूस होना है, ना कि H पॉजिटिव आयन ने। स्टील और आयरन वगैरह जो हैं उनकी यूजुअली प्लेटिंग की जाती है पहले निकल के साथ या फिर कॉपर के साथ और फिर क्रोमियम के साथ, क्योंकि जो क्रोमियम है वो इतना अच्छे से जो है वो सरफेस के ऊपर चिपकती नहीं है क्रोमियम की लेयर, तो इस वजह से पहले हमें निकल या कॉपर की लेयर चढ़ानी पड़ती है और फिर स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर, और फिर बाद में जो है वो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम लेयर जो है वो मॉइस्चर को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होना, तो मॉइस्चर जब उसमें से गुजर जाता है तो ज़रूरी है कि क्रोमियम से पहले कोई और एक लेयर चढ़ा दी जाए, ताकि क्रोमियम में से अगर मॉइस्चर गुजर भी जाए तो अंदर वाली लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करे हमारी जो आयरन या स्टील की शीट है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको। ठीक है, तो इस तरह जो मॉइस्चर अगर क्रोमियम की लेयर में से अंदर चला जाता है ना, तो फिर मेटल जो है वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाती है, मीन कि फट जाती है सरफेस उसकी। और कॉपर और निकल लेयर्स जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और वो ज़्यादा क्रोजन को रेजिस्ट करती हैं ये लेयर्स एंड गिव ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि एनोड जो है उसका वेट कम होता जाता है और कैथोड का वेट ज़्यादा होता जाता है, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एनोड जो है वो कॉपर का लिया जाता है और मीन कि इम्प्योर कॉपर का, और कैथोड जो है वो प्योर कॉपर का लिया जाता है। और इस तरह से एक आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिज़ाइन कर देना है और बैटरी कनेक्ट कर देनी है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे यहाँ पे। कॉपर ने जो है वो एनोड की सरफेस से कॉपर आइंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाना है और फिर इन्हीं आइंस ने जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाना है। ठीक है, एनोड जो है उसका साइज़ कम होता जाएगा, वो मतलब ख़त्म होता जाएगा, और जो कैथोड है उसका मैस ज़्यादा होता जाएगा, वो उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं इनसे, ये आप लोग देख लेंगे। इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सोल्यूशन में रह जाती हैं, एनोड इज़ ईटन अवे एंड वेट ऑफ कैथोड इज़ इंक्रीजेज। तो इस तरह से इम्प्योरिटीज़ इधर सोल्यूशन में रह गई तो प्योर कॉपर जो है वो हमें कैथोड की फॉर्म में मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिज़ाइन किया जाता है। 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, और करंट को अप्लाई करते हैं। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे हासिल होती है और मैग्नीशियम या क्लोरीन जिसकी भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसने हमें कैथोड पे ऑब्टेन हो जाना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को फ्यूज्ड बॉक्साइड से हासिल किया जाता है। बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसमें से जी करंट पास करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6, और क्रायोलाइट जो है यहाँ पे फ्लक्स के तौर पे यूज़ होगा, यानी कि उसने मेल्टिंग पॉइंट बॉक्साइड का कम करना है। और फ्लोर स्पार्क को भी यूज़ किया जाता है। फ्लोर स्पार्क का यहाँ पे काम है, फ्लोर स्पार्क का फार्मूला होता है CaF2। इसका यहाँ पे काम है बॉक्साइड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसका नेम है हाल हेरोल्ड प्रोसेस। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनोडाइज्ड एलुमिनियम। एनोड जो है वो एनोडाइज्ड एलुमिनियम, एनोड एलुमिनियम का लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड लिया जाता है। एक थिन लेयर जो है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इज़ कोटेड ओवर एलुमिनियम, जो कि रेजिस्ट करती है क्रोजन को और डाइज वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर एलुमिनियम की क्रोजन और आयरन की क्रोजन दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो Al2O3 जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है एलुमिनियम क्रोजन का, और Fe2O3.NH2O जो है ये आयरन की रस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट होता है। एलुमिनियम क्रोजन जो है उसमें फाइनल प्रोडक्ट Al2O3 होता है। बहुत हार्ड मटेरियल होता है, सेम कलर होता है जो कि एलुमिनियम का अपना कलर होता है, सेम वही कलर होता है। एलुमिनियम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर क्रोजन और ईजिली इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, मीन के एलुमिनियम को अगर क्रोजन
क्रोजन हो भी जाए तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कलर वही सेम होता है क्रोजन का, जो कि एल्यूमिनियम का अपना कलर है, ठीक है। क्रोजन के प्रोडक्ट का वही कलर होता है। और आयरन की क्रोजन में फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास Fe2O3.NH2 होता है, जिसको रस्ट कहते हैं, और इसमें लार्ज रेड फ्लैक्स बन जाते हैं और जो कंटिन्यूसली एक्सपेंड होते जाते हैं। ये जो है, जो रस्ट है वो आयरन की सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं करता, फर्दर क्रोजन जो है वो होती जाती है और इस तरह से पूरा आयरन का पीस जो है वो ख़राब हो जाता है। और इसके जो फ्लैक्स होते हैं वो हार्ड भी नहीं होते, मतलब इतने ज़्यादा वो सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं करते। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वानिक सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस कॉल्ड बैटरी। ये बैटरी की डेफिनेशन है कि अगर हम दो या ज़्यादा गैल्वानिक सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन का आपको पता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाले सेल्स होते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है डिफरेंट सेल्स की, मतलब दो या ज़्यादा सेल्स की, इसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं यहाँ पे, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी लिखी है, और फिर सेकेंडरी सेल सेकेंडरी बैटरी, मतलब इनको डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को। रिचार्जेबल कौन से सेल्स होते हैं? सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल हैं, ये रिचार्जेबल नहीं हैं। रिवर्सिबल सेल होते हैं सेकेंडरी सेल्स, ये वाले नहीं होते प्राइमरी सेल्स। डिस्पोजेबल जो है, प्राइमरी सेल जो है डिस्पोजेबल हैं, सेकेंडरी सेल डिस्पोजेबल नहीं होते। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जो प्राइमरी सेल्स हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है, सेपरेटर में या एडजॉर्बेंट में। और जो सेकेंडरी सेल्स हैं, जैसे जो सेकेंडरी बैटरीज हैं, वो फ्री फ्लोइंग लिक्विड की फॉर्म में उनका इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसीलिए इनको वेट सेल्स भी कहते हैं और प्राइमरी सेल को ड्राई सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो प्राइमरी सेल स्मॉल होते हैं और सेकेंडरी सेल जो होते हैं लार्ज होते हैं, जैसे कार वगैरह की बैटरी होती है, यूपीएस की बैटरी होती है। और प्राइमरी सेल में जैसे घड़ियों के सेल्स होते हैं या रिस्ट वॉचेस के सेल्स वगैरह होते हैं, वो आपके पास प्राइमरी सेल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ड्राई सेल जो है या लैग्रैंज सेल जो है, इसमें एग्जांपल आ जाता है बटन या मरकरी सेल आ जाता है, अल्कलाइन बैटरी आ जाती है और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी आ जाती है प्राइमरी सेल में। और सेकेंडरी सेल में आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी आ जाती है या एसिड बैटरी आ जाती है, एसिड एक्यूमुलेटर बैटरी आ जाती है, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी आ जाती है और फ्यूल सेल जो है इसकी एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल्स की। नेक्स्ट हम इनकी डिटेल भी देखेंगे। प्राइमरी जो है वो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ भी इनको कहते हैं, प्राइमरी बैटरीज़ को नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़। इसमें हम फर्दर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अल्कलाइन बैटरी है, इसकी जो बाहर का कंटेनर जो होता है वो स्टील का बना हुआ होता है, इसमें एनोड जो होता है वो पोरस जिंक का रोड होता है। पोरस इसलिए होता है कि इफेक्टिव एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो सके, रिएक्शन जो है ज़्यादा अच्छे से हो सकें, ज़्यादा जो है वो हमें इन आउटपुट मिल सके, ठीक है। जिंक इसमें जो एनोड पे रिएक्शन होगा वो ये वाला होगा, जिंक प्लस 2OH नेगेटिव चेंज इनटू ZnOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को मेन कंसेप्ट होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। मेन के आपको पता है ना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है, और कैथोड पे रिडक्शन होनी है। तो रिडक्शन जो है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, इसकी रिडक्शन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे और ये आपके पास रिएक्शन होगा। और ओवरऑल रिएक्शन होगा ना, तो ओवरऑल रिएक्शन में आपने क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिखना है। इसके रिएक्टेंट्स इसके प्रोडक्ट्स आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड पे OH नेगेटिव है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी स्पीशीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अल्कलाइन बैटरी में। अल्कलाइन है ना, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन लेंगे। सेल पोटेंशियल इसका 1.5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अल्कलाइन बैटरी का सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट्स होता है। यूजेस देखें तो फ्लैश लाइट्स में, पोर्टेबल रेडियोज़ में और टॉयज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है अल्कलाइन बैटरी को। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, इसमें मेटल या स्टील का कंटेनर होता है, एनोड जिंक मेटल का होता है, इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन की ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी भी अल्कलाइन बैटरी है। इसमें एनोड पे रिएक्शन होगा, फिर कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, दोनों का फिर ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लेंगे। और इसमें भी वोल्टेज आपके पास 1.5 वोल्ट्स है, ठीक है। कैथोड जो होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का बना हुआ होता है, इसीलिए इस बैटरी का नाम भी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया। यूजेस देखें तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, ऑटो एक्सपोजर कैमराज वगैरह में यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी या रिचार्जेबल बैटरीज में हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास पहले है लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी है ना, तो इसकी हम दो तरह के केमिकल रिएक्शन देखेंगे। एक वो होंगे जो कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, और दूसरे वो होंगे जो कि ड्यूरिंग रिचार्जिंग होंगे, ठीक है। तो एनोड जो है, एनोड इसका लेड का बना हुआ होता है, स्पॉन्जी लेड होती है, नेगेटिव होता है एनोड, क्योंकि गैल्वानिक सेल इस्टेब्लिश होना है यहाँ पे, तो एनोड इसका नेगेटिव होगा। लेड और सल्फेट का आपस में रिएक्शन होगा, लेड सल्फेट बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगी। कैथोड इसका लेड ऑक्साइड का बना हुआ होता है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी या लेड ऑक्साइड का कैथोड होता है। इसका पाउडर फॉर्म में लेड ऑक्साइड जो है वो कोट हुआ होता है ऊपर प्लाटिनम प्लेट। 30% H2SO4 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और 4.5 मोलर सोल्यूशन लिया जाता है इसका
यानी कि H2SO4 का, और ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, और यहाँ पे हमें करंट जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा क्योंकि ये गैल्वानिक सेल है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो एनोड जो था वो लिंक का लेड का था एनोड, और उसने लेड सल्फेट में चेंज हुआ था, मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हुआ था उसके नतीजे में लेड सल्फेट की प्रोडक्शन हुई थी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड 30% जो कंसनट्रेशन थी उसकी, और जो कैथोड था वो लेड ऑक्साइड का था, और वो भी चेंज हुआ था लेड सल्फेट के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुई थी। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लेड सल्फेट ही बन रहा है ना, उसमें भी मतलब ऑक्सीडेशन के नतीजे में भी लेड सल्फेट की प्रोडक्शन हो रही है। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ये ऑक्सीडेशन के केस में भी लेड सल्फेट, और रिडक्शन के केस में भी आपके पास लेड सल्फेट की प्रोडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास लेड सल्फेट ही अकोमुलेट हो रहा है। तो ओवरऑल इसमें ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा कि लेड सल्फेट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और इवेंचुअली रिएक्शन स्टॉप, बैटरी नीड रिचार्जिंग। अब जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट जो है वो जमा होता गया, तो अब जो है रिचार्जिंग की ज़रूरत है ताकि लेड सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर से उतरे, दोबारा सोल्यूशन में आए और दोबारा से रिएक्शंस हो सकें, ठीक है। तो सिंगल सेल का जो वोल्टेज होता है यहाँ पे 2 वोल्ट्स होता है। फिर ये बैटरी है ना, सेकेंडरी बैटरी है, तो इसमें एक से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड होंगे, जितने सेल्स होंगे उनको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो है वो बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग रिचार्जिंग हम अगर आप देखते हैं रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा रिचार्जिंग के दौरान, क्योंकि अब हम बाहर से करंट प्रोवाइड करेंगे उसको, उसके जो रिएक्शंस हैं उनको रिवर्स करेंगे, और उसके मीन के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। फिर क्या होगा, फिर जब ये रिचार्जिंग हो जाएगी तो फिर हम दोबारा इसे गैल्वानिक सेल के तौर पे यूज़ कर सकेंगे, उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वो हमें ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा सेल, ठीक है। पहले हम रिचार्जिंग करेंगे। अब रिचार्जिंग में क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, अब एनोड इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एनोड लेड ऑक्साइड का होगा। मीन के जो पहले एनोड था वो अब पहले जो कैथोड था वो अब एनोड है, और जो पहले एनोड था वो अब कैथोड होगा, ठीक है। रिएक्शन भी रिवर्स हो गया, ये वाला रिएक्शन आप पीछे कंपेयर कीजिएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी, नेगेटिव होगा, लेड का बना हुआ होगा, ये रिएक्शन इस पे हो गया। ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में लेड सल्फेट जो अकम्युलेट हुआ था, अब करंट के ज़रिए, वाटर के ज़रिए हमने उसको दोबारा चेंज कर दिया जो है प्रोडक्ट्स में, और फिर दोबारा जब हम यूज़ करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा ये रिएक्शन। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंसनट्रेशन ऑफ एसिड फॉल्स, डिस्चार्जिंग में एसिड की कंसनट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी हो जाती है। और ड्यूरिंग रिचार्जिंग कंसनट्रेशन ऑफ एसिड गोज बैक टू 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वोल्टेज कम टू 2 वोल्ट्स, ठीक है। और इसे कार बैटरी में यूज़ किया जाता है, और 6 सेल्स जो है वो कार बैटरी में कनेक्ट हुए हुए होते हैं, तो एक सेल का वोल्टेज हमने पढ़ा था 2 वोल्ट्स है, तो 6 का जो है वो 12 वोल्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल आ जाता है। ये ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन वाज लेड अक्यूमुलेटर बैटरी, ठीक है। तो निकल कैडमियम बैटरी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें एनोड कैडमियम का बना हुआ होता है, कैथोड निकल ऑक्साइड का बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट अल्कलाइन KOH होता है। एनोड पे जो है वो कैडमियम की ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर जो है निकल ऑक्साइड की रिडक्शन होगी, और ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका एक सेल का वोल्टेज होता है 1.4 वोल्ट्स, और इसको यूज़ किया जाता है फ्लैश लाइट्स में, इमरजेंसी लाइट्स में, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में। और इसकी डिस्चार्जिंग के रिएक्शन देखें तो निकल ऑक्साइड और हाइड्रोक्सालाइन के आपस में रिएक्शन होगा। ये इसमें हमारे पास एनोड पे आप ये ऑक्सीडेशन हुई, ये रिडक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, रिवर्स हो गए दोनों। तो इस तरह से जो है आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखें फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में जो फ्यूल गैसेज यूज़ की जाती हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज यूज़ की जाती हैं, इनको रिएक्टेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हॉलो पोरस ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, जिनके ऊपर प्लाटिनम की कोटिंग की हुई होती है, जिसने कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करना होता है। इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ह्यूज अमाउंट में जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और हमारे पास रिएक्शन इस तरह होगा कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोक्सालाइन के साथ रिएक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे लूज़ हो रहे हैं ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ऐड होंगे ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, और इस तरह से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा, वाटर की प्रोडक्शन होगी ओवरऑल रिएक्शन में। और ओवरऑल रिएक्शन हम करने से पहले हमने ऊपर वाली इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सकें, और फिर जो है हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। करैक्टरिस्टिक्स और यूजेस देखें इसके, तो ये सेल्स जो हैं कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहते हैं जब तक कि रिएक्टेंट्स हम सप्लाई करते रहें, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं। 75% फ्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं ये सेल, और
और वाटर इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनता है और वाटर को फिर हम अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। बहुत से फ्यूल सेल्स जो हैं वो पोल्यूटेंट जो है वो क्रिएट नहीं करते, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, उनमें कोई पोल्यूटेंट नहीं बनते, ठीक है। और बहुत से फ्यूल सेल्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा सेवरल किलोवाट एनर्जी जो है वो हमें हासिल हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और इन फ्यूल सेल्स को जो है यूज़ किया जाता है स्पेस व्हीकल्स में, वाटर को कंडेंस किया जाता है और फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन डिफरेंट जो फ्यूल सेल्स बनाए जा सकते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करके बनाए जा सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करके, अमोनिया और ऑक्सीजन को यूज़ करके भी फ्यूल सेल बनाए जा सकते हैं, और मीथेन और ऑक्सीजन को यूज़ करके भी फ्यूल सेल बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्किप हो गई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ और फिर हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नज़र आ रही है। ये जो है ये IUPAC सिस्टम ने हमें बताई अकॉर्डिंग टू SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड्स को जो है यहाँ पे अरेंज किया गया है। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर उनका इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ बताई हुई है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फिर इलेक्ट्रोड्स के रिएक्शन बताए हुए हैं, फिर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बताई हुई है, फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ का रटा नहीं लगाना, आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है और जस्ट उसका जो है ना ऑर्डर याद रखें, सीक्वेंस याद रखें। और अगर हो सके तो ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, देन अगेन कॉपर, आयोडीन, आयरन और सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड एंड फ्लोरीन, इनका सीक्वेंस कोई भी निमोनिक बना के याद कर लें। वैसे मैंने जो पिछला लेक्चर दिया था ना पहले, जो बहुत पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की चैप्टर्स की जो है ना फर्दर मतलब सेपरेटली वीडियोस बनाई थी टॉपिक वाइज, तो उसमें जो है ना मैंने निमोनिक्स बताए हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख लें। और वहाँ पे मैंने सीरीज़ को जो है ना 2-3 बुक से कंबाइन करके ना तकरीबन सारे के सारे स्पीशीज़, सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, ताकि जो है एक ही जगह पे आपको सारा मटेरियल मिल जाए। तो ये तो मैंने बुक से ले ली सीरीज़, क्योंकि नोट्स में मैं ऐड करना भूल गई थी, तो ये अभी बुक से पे ले ली मैंने। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली जो है हमारी FSC लेवल तक की बुक जो है वो अथेंटिक बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, और वो उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है। तो आप इसमें अगर इसी को फॉलो करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप वो वाली सीरीज़ ले लें तो वो भी बेस्ट है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इसको अब हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स एट 298 केल्विन, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें अगर आप देखें तो लिथियम जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, मीन माइनस में है। नीचे की तरफ जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पोटाशियम की लिथियम से ज़्यादा है, फिर कैल्शियम की पोटाशियम से ज़्यादा है, माइनस जो हमारे पास लिथियम की है ना सबसे मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है। मीन कि लिथियम जो है ना वो आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ही पसंद करेगा, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने, क्योंकि ये मेटल है ना, तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, तो जिस भी स्पीशी ने इसके साथ रिएक्ट करना है तो उसने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएंगे ना, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी पीक पे आप देखें तो फ्लोरीन जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, फ्लोरीन का +2.87, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है ना वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जी वैल्यू होती है 0.00, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी यही होती है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी यही होती है। और जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हैं सारे वो मोस्टली मेटल्स हैं, और जो नीचे प्रेजेंट हैं वो कुछ मेटल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करती हैं, मीन कि वो दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करवाएंगी, मीन कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं मेटल्स। और याद रखें कि मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से कम होती है, मीन के नेगेटिव होती है, और वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और जो हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट हैं उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है
हाइड्रोजन से पॉजिटिव होती है और वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। और जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है मेटल्स वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है मेटल्स वो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही। और जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वो लाजमी देखिएगा, वो आप लोगों के बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाई थी टॉपिक वाइज, कुछ 2-2 3-3 टॉपिक्स को कंबाइन करके, तो वहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अलावा भी बाकी टॉपिक्स पे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकता है। तो बस ये आज हमारा लेक्चर था, जो कि हमने मैट्रिक और एफएससी लेवल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को कवर किया। इसके साथ साथ हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी देखे। यकीनन आप लोगों ने कुछ ना कुछ गेन ज़रूर किया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मौका मिला है, यहाँ से आपने कुछ भी सीखा है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखें। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।